डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उनकी लिमिटेशंस। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्योंकि हर साल ही एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में ये पूछी जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय बेथे। बेथे ने प्रपोज की थी क्या करने के लिए? टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक क्रिस्टल्स। तो आयनिक क्रिस्टल्स में बॉन्डिंग किस टाइप की है तो वो बेथे ने एक्सप्लेन किया था। और क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स ने सबसे पहले इसको अप्लाई किया तो इसलिए इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। फिर बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन इट वाज अप्लाइड to account for the magnetic properties of the transition metal ions and their complexes। फिर बाद में क्या हुआ कि ट्रांजिशन मेटल आयंस और उनके कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अगर हमें समझना है तो फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इट इज नेसेसरी टू बी फैमिलियर विद द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए इसमें जो सारी कहानी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की है, ठीक है। और हमें उन डी ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इस थ्योरी को समझ भी पाएंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स और उनके क्या क्या नाम होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इन सभी डी ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होती है। तो दीज ऑर्बिटल्स possess इक्वल एनर्जी एंड आर सेट टू बी डीजनरेट। अब ये डीजनरेट वर्ड का क्या मतलब है? तो जो ये 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्योंकि इक्वल एनर्जी होते हैं, तो जो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम डीजनरेट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हम आपने देखा भी होगा कि हम जब डी सबशेल बनाते हैं तो उसमें 5 जो है डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि ये इक्वल एनर्जी है तो इसीलिए हम इनको कुछ इस तरीके से बनाते हैं और ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि आखिर ये डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या है। तो वो शेप अगर आपके दिमाग में एक बार क्लियर होगी तो फिर हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो स्टार्टिंग में ये डीजनरेट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये किस टाइप के क्या क्या शेप होती है वो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 5 टाइप के वो डी ऑर्बिटल्स जिनकी की हम बात कर रहे थे। तो ये सबसे पहला ऑर्बिटल हमने बना रखा है डी एक्स वाई। अब इसे डी एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये जो यहाँ पर 3 एक्सिस दिखा रखी हैं, एक आपको दिख रही है ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और जो जेड एक्सिस बना रखी है ये जेड एक्सिस अब हम पेपर में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। हालांकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो ये जेड एक्सिस है ये आपकी तरफ आ रही है, मतलब स्क्रीन से आपकी तरफ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना जेड एक्सिस वाली, ये वाली लाइन, आप इसको ऐसे समझिए कि ये लाइन आपकी स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही है और जो ये वाली लाइन है स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये जो लोब्स हमने बना रखे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये लोब्स जो हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। देखिए एक चीज होती है एक्सिस और दूसरी चीज होती है प्लेन। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ये एक्सिस बना दूं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो जो ये लाइन खींची है ये तो हमारी एक्सिस हो गई, लेकिन जो ये बीच का एरिया हो गया, यहाँ पर जो एरिया, इसको हम बोल देते हैं प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर इस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जो लोब्स हैं डी ऑर्बिटल्स के वो प्लेन में प्रेजेंट हैं, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जैसे ये जो हम एरिया देखेंगे इसको हम बोलेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं तो उस ऑर्बिटल को हम डी एक्स वाई बोलते हैं। तो आप ऐसे मत समझिएगा कि ये जो ब्लैक कलर से जो दिखाया हुआ है ये ऑर्बिटल इस एक्सिस पर है, ये एक्सिस पर नहीं है। एक्सिस तो आपकी तरफ आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है। तो ये सिर्फ डी और एक्स, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस को अगर हमें 2 डायमेंशन में दिखाना है तो हम इसी तरह दिखा सकते हैं। तो विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा कि ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है और ये जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। अगर हम डी एक्स जेड की बात करें तो डी एक्स जेड का मतलब है ये एक्स जेड प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ देखा रखी ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और एक्स और जेड के बीच का जो एरिया है वो प्लेन का, वो प्लानर और मतलब प्लेन होता है, तो इसलिए ये जो लोब्स हैं वो प्लेन में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो ये वाई एक्सिस है ये आपकी तरफ आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है, मतलब स्क्रीन से आपकी तरफ है और बाकी लाइन पीछे की तरफ है। तो इस तरह से आप इमेजिन कीजिएगा। तो क्योंकि ये लोब्स जो है एक्स जेड प्लेन में प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको डी एक्स जेड ऑर्बिटल बोल रहे हैं।
फिर डी वाई जेड का मतलब होगा कि अब जो लोब्स हम बनाएंगे वो वाई जेड प्लेन में बनाएंगे। ये वाई एक्सिस है और ये जो है हमारा जेड एक्सिस है। तो वाई और जेड के बीच में जो बने हुए हैं वो हमारे लोब्स बने हुए हैं, और जो ये एक्स एक्सिस है ये आपकी तरफ आ रही है और पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो या और जो ये लोब्स भी बना रखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं एक डार्कर है एक लाइट है, तो हम जनरली कैसे बनाते हैं, आप सपोज अगर मैं इसको पॉजिटिव, आपने फेजेस भी पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव लोब्स हैं और ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये कोई चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इनका वेव फंक्शन होता है। तो ये ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के बारे में अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको यहाँ पर सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव फेज आमने सामने है और यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव फेज एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। तो ये हो गए डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल, ये तो 3 ऑर्बिटल ऐसे हो गए। अब बाकी के जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो रखा है, इसका नाम हमने ले रखा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो आपको लोब्स दिखाई देंगे वो एक्सिस पर प्रेजेंट है। देखिए ये जो लोब्स दिख रहा है ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, जो ये ब्लैक वाला लोब है ये एक्स एक्सिस पर है और जो ये व्हाइट वाला लोब है ये वाई एक्सिस पर है। तो ये दोनों जो चारों लोब्स हैं ये क्योंकि एक्सिस पर प्रेजेंट हैं तो हमने इसका नाम दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये नाम भी कैसे आया, ये सब क्वांटम केमिस्ट्री की चीजें हैं, वो तो शायद आप लोगों को आगे वाली क्लासेस में देखने को मिलेंगी। और ये है हमारा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, ये जो बड़ा सा ये जो ब्लैक वाला लोब है ये हमारा जेड एक्सिस पर प्रेजेंट है, और ये जो छोटा सा लोब है ये हमारे एक जो होती है रिंग बनी हुई होती है एक्चुअल में इसमें, तो ये रिंग बनी हुई है, और बाकी जो ये लोब बना हुआ है ये हमारे पास डी जेड स्क्वायर। और ये भी शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, एक्चुअल में डी जेड स्क्वायर दो और ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है। हमने एक ऑर्बिटल तो यहाँ देख लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो और ऑर्बिटल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डी जेड स्क्वायर बनता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, तो उतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इनका शेप ध्यान में रखनी है और नाम ध्यान में रखना है। तो अब इन जो ये 3 टाइप के ऑर्बिटल जो ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि इनके लोब्स प्लेन में हैं तो हम इनका नाम देते हैं कि ये प्लैनर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले दोनों ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इनके लोब्स एक्सिस पर प्रेजेंट हैं तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये चीज बेटा आप बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा कि एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से हैं और प्लैनर ऑर्बिटल्स। एक तो आपको इनके नाम से मतलब है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और ये जरूरी नहीं है कि आपने ये इसको डी एक्स जेड लिखा, डी जेड एक्स भी आपको कई बुक्स में लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ऐसे ही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों में इन पांचों ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि उनके लोब्स प्लेन में प्रेजेंट है इसलिए हम उनको प्लानर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड हमारे प्लानर ऑर्बिटल्स होंगे, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लोब्स में प्रेजेंट होती है, चाहे वो पी ऑर्बिटल्स हो चाहे वो डी ऑर्बिटल्स हो, तो उनके लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो ये था 5 टाइप के, जो 5 हमारे जो कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं। तो अभी हम जो इनकी बात कर रहे हैं कि बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनके नाम क्या है और कौन से ऑर्बिटल्स प्लानर ऑर्बिटल्स हैं और कौन से एक्सियल। और प्लानर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोब्स प्लेन में प्रेजेंट है, और एक्सियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोब्स जो हैं वो एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक। अब देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। और ये सेलिएंट फीचर्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो इसी तरह से पूछते हैं कि आप उसके मेन पॉइंट्स बताइए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि इन अ कॉम्प्लेक्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय वेरियस एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड लिगेंड्स। तो इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि एक मेटल एटम होगा हमारा और मेटल एटम के चारों तरफ जो हैं वो लिगेंड्स होंगे, ठीक। मेटल क्या होते हैं और लिगेंड्स क्या होते हैं ये तो हम अब शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को तो ये क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, जो ये लिगेंड्स हमने लिए हैं, द लिगेंड्स आर आइदर नेगेटिवली चार्ज आयंस, या तो वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा रखा है F माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। या फिर क्या हो सकते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पजेसिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे कि H2O हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमोनिया हो सकता है जिस पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि बोथ मेटल आयंस एंड लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्जेस,
ये दोनों जो है वो पॉइंट चार्जेस, यानी कि चार्ज जो होता है नॉर्मली, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की हम बात करते हैं, तो ये पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं। और द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एंड द लीगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, मेटल और लीगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मतलब है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, बस उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं। तो यहाँ पर मेटल जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है और लीगेंड जनरली नेगेटिवली चार्ज होंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स भी क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए हम इस इंटरेक्शन को, जो मेटल और लीगेंड के बीच में इंटरेक्शन है, उसको हम ये समझ सकते हैं कि वो क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सिंपल सा इंटरेक्शन है। तो ये कुछ थे सेलिएंट फीचर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और क्या क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो व्हेन द लीगेंड्स, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि व्हेन द लीगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम, जब भी लीगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेंगे तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड दोज ऑफ लीगेंड्स रिपेल ईच अदर। मतलब मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लीगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता भी है, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। और इन दीज रिपल्सिव फोर्सेस डिस्ट्रॉय द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब ये जो रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे हैं मेटल एटम और लीगेंड्स के बीच में, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, वो क्या करते हैं, इस डी ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी थी, यानी जो वो इक्वल एनर्जी थी, उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड स्प्लिट देम इनटू टू ग्रुप्स, और उन्हें दो ग्रुप्स में तोड़ देते हैं। और वो दो ग्रुप्स कौन से होंगे, T2G एंड EG ग्रुप्स, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के बारे में ही बात करें, तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि डी ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से प्लानर ऑर्बिटल्स हैं, कौन से एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, तो वो आगे जाके आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट में ये बताया गया है कि जब लीगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, यानी लीगेंड जब मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में टूट जाएंगे, उनकी जो डीजनरेसी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि दो ग्रुप्स में टूटने का मतलब क्या होगा, किसी एक, इनमें से किसी एक ग्रुप की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और दूसरे ग्रुप की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। और वो ग्रुप में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे वो हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि दो ग्रुप्स में जो टूटना हुआ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG ग्रुप्स। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ उसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। और फिर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी इज टेकन एज 10 dq, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 10 dq के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर dq एक पैरामीटर है जिसमें हम इस एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो डेल्टा की वैल्यू आपको 10 dq, बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। देखिए हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि हमने क्या करा। हमारे पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, ठीक। ये मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ये हमारे इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। ये 1 2 3 4, अब ये 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल डीजनरेट है, यानी कि पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है इक्वल है। जैसे ही लीगेंड मेटल एटम को अप्रोच कर, ये मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स बना रखे हैं मैंने, तो जब लीगेंड मेटल एटम को अप्रोच करता है तो जाहिर सी बात है इन डी ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और इन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से इन पांचों ऑर्बिटल की डीजनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से ये दो ग्रुप्स में टूट जाते हैं। तो दो ग्रुप्स में क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि तीन ऑर्बिटल्स ऊपर आ जाएंगे और दो ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, या आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हो सकता है दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाए और तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाए। ये क्यों कम ज्यादा हो रही है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि बस वो डीजनरेसी डिस्टर्ब हो गई और वो दो ग्रुप्स में टूट गए। तो जो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, जहां पर भी तीन ऑर्बिटल्स होंगे वो ग्रुप हमारा कहलाएगा T2G ग्रुप, ठीक।
अब इस T2G का क्या मतलब है वो भी अभी हम समझेंगे, और जहां पर ये दो ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम बोलेंगे EG ग्रुप। ठीक, जैसे इस केस में क्योंकि दो ऑर्बिटल्स ऊपर हैं तो दो ऑर्बिटल्स के लिए हम EG वर्ड यूज करते हैं और तीन ऑर्बिटल्स के लिए हम T2G ग्रुप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये वाला जो लास्ट वाला केस है ये हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है और ये हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना है कि ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तो जिन इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हुई इस केस में और ईजी की कम हुई, और यहाँ पर ईजी की ज्यादा हुई और T2G की कम हुई। ठीक, अब ये कम ज्यादा क्यों हो रही है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि T2G का क्या मतलब है। T2G का मतलब है, T मीन्स होता है ट्रिपली डीजनरेट, यानी ट्रिपली मीन्स तीन, यानी तीन ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। तो T का मतलब तो हो गया ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, और 2 का मतलब 2 है डी ऑर्बिटल्स के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं, हमने आपने वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें हम एस, पी और डी के लिए, देखिए एस के लिए हम 0 लिखते हैं वैल्यू, पी की वैल्यू 1 लिखते हैं और डी की वैल्यू हम 2 लिखते हैं। तो वहीं से आप ये समझ सकते हैं कि ये 2 वर्ड जो है, जो 2 नंबर हमने लिया है वो डी ऑर्बिटल्स के लिए हमने यूज किया हुआ है। और अब जी का क्या मतलब है? जी का मतलब होता है बेटा जिरेड, GERADE, ये जर्मन वर्ड है। अब इस जिरेड वर्ड का मतलब क्या हुआ? जिरेड का मतलब होता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। एक तो जिरेड वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड होता है अनजिरेड, UN और फिर पूरा जिरेड आप लिख सकते हैं। ठीक, तो जिरेड और अनजिरेड जो होते हैं ये वर्ड हम जर्मन वर्ड्स हैं, इनका मतलब हुआ जिरेड हम उस स्पीशीज के लिए कह लो आप वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपके सामने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ। ठीक, ये इस तरीके से, यहाँ बीच में मेटल एटम है। सपोज यहाँ पर एक लिगेंड है A, यहाँ पर भी एक लिगेंड है A, यहाँ पर एक लिगेंड है B, तो इधर भी एक लिगेंड है B, यहाँ पर एक लिगेंड है C और एक लिगेंड है C। मतलब ये क्या है, 6 टाइप के लिगेंड्स, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें 6 लिगेंड्स होते हैं मेटल के चारों तरफ। ठीक, अब यहाँ पर सेंटर क्या है? सेंटर यहाँ बिल्कुल ये है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर मैं इस सेंटर से ऊपर चली तो मुझे C लिगेंड मिला, और ठीक नीचे चली और उतने ही डिस्टेंस पे, जितना मैंने ये डिस्टेंस तय किया उतना ही मैंने नीचे वाला डिस्टेंस तय किया, तो भी मुझे C मिला। ठीक, अगर मैं इससे इधर चली तो मुझे A मिला, और मैंने इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया सेम डिस्टेंस पर, तो भी मुझे A मिला। मैंने इधर की साइड मूव किया तो मुझे B मिला, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया सेम डिस्टेंस पर, तो मुझे B मिला। तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्चुअल में किसी भी स्पीशीज में वो सेंटर पॉइंट है, एक पॉइंट होता है वो। ठीक है, उस पॉइंट से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर दोनों डायरेक्शंस में लाइन खींच दें, हम यही तो कर रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, इससे आगे की साइड हम एक लाइन खींच रहे हैं और पीछे की साइड एक लाइन खींच रहे हैं, और उस लाइन पर हमें सेम एटम्स मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें A मिला तो इधर भी हमें A मिला। ये भी एक ऑपोजिट लाइन थी भाई। हमारा सिंपल सा सेंटर ये है। ठीक है, ये मिडिल में सेंटर है। हम इससे जितना डिस्टेंस यहाँ चल रहे हैं आगे की साइड, उतना ही डिस्टेंस पीछे की साइड चल रहे हैं। ऐसे ही अगर डिस्टेंस यहाँ चल रहे हैं जितना डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस यहाँ चल रहे हैं। तो अगर हम इस सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचते हैं और अगर हमें सिमिलर एटम्स मिले या सिमिलर पॉइंट्स मिले, तो उस वहां पर कहेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स में या उस स्पीशीज में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, यानी वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हम इसको कहेंगे कि ये जिरेड है। ठीक है, नेचर में इसके, या स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में अगर ये A और ये A और ये B और ये B है तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप ट्राइंगल ले लें सपोज। ठीक है, ट्राइंगल में आपने ये सेंटर ले लिया, यहाँ ऊपर चले तो आपको एक वर्टेक्स मिला। वर्टेक्स कहाँ? जहाँ दो लाइनें मिल रही हैं। लेकिन अगर आप नीचे की साइड चलेंगे तो आपको वर्टेक्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये चीज समझ रहे हैं ना बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, बस आपको वो सेंटर ढूंढना है उस जहाँ से आप
ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन खींचे तो आपको सेम पॉइंट मिले। तो यहाँ पर सेंटर से ऊपर चलने पर आपको वर्टेक्स मिल रहा है, लेकिन सेंटर से नीचे चल रहे हैं तो आपको एज के मिडिल में आ रहे हैं। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं उसको हम एजेस बोलते हैं, एज के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए हम उनके लिए जिरेड वर्ड यूज करते हैं, और उसको अगर हमें उसके लिए हम सिंपल जी वर्ड यूज करते हैं। तो जो ये जी का मतलब है, ये कहता है जी का मतलब कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नेचर में जिरेड होते हैं, तो इसलिए ये जी वर्ड हमने यहाँ पर यूज, जी लेटर, सॉरी वर्ड बोल रही हूँ मैं बार बार, जी लेटर हमने यूज किया है। तो जी का मतलब होता है जिरेड, ठीक है। अब तो T2G का पूरा मतलब क्या हुआ? T का मतलब हो गया ट्रिपली डीजनरेट, यानी 3 ऑर्बिटल ऐसे जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। 2 का मतलब वो ऑर्बिटल कौन से हैं? वो d ऑर्बिटल्स हैं। और G का मतलब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये नेचर में जिरेड होते हैं, तो इसलिए हमने इनको जी वर्ड यहाँ पर यूज, जी लेटर यूज किया। सॉरी, बार बार मेरे मुंह से वर्ड ही निकल रहा है। अब ये EG का क्या मतलब है? E का मतलब होता है डबली डीजनरेट। डबली मीन्स दो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी इक्वल एनर्जी है, और जी तो हमने फिर वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज किया है। तो ये जो T2G और EG का मतलब सिर्फ इतना कि आपको ये देखना है 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल, और वो 3 ऑर्बिटल होंगे कौन से, ये भी देख लीजिए। वो 3 ऑर्बिटल होंगे एक्सियल, सॉरी प्लानर ऑर्बिटल्स। हमने बताया था ना, प्लानर ऑर्बिटल्स ही तो 3 होते थे, और ये हो जाएंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल हमारे 2 थे, प्लानर कौन से थे? dxy था, dyz dzx, और एक्सियल कौन से थे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, T2G कौन से होंगे? वो प्लानर ऑर्बिटल्स होंगे, और EG कौन से होंगे? वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ स्प्लिटिंग दिखा दी। तो ये 2 ग्रुप्स में टूट जाना, इसको हम कह रहे हैं कि ये स्प्लिट हो गए, 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाना, ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी इन ग्रुप्स के बीच में जो ये एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा, या हम इसकी जो वैल्यू होगी वो 10dq के बराबर होती है, या आप इसको 10dq भी बोल सकते हैं। यहां से यहां तक का डिफरेंस, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस, या फिर इन दोनों ऑर्बिटल्स मतलब इन दोनों ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस, या तो आप इसको डेल्टा बोल सकते हैं, या आप इसको 10dq से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अच्छा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम कैसे यूज करेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर हमें ये 3 और 2 ऑर्बिटल्स दिखाने हैं, तो हम सिर्फ T2 और E लिखेंगे, यहां पर हम G लेटर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक। ये चीज आप ना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, और ग्रुप थ्योरी भी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है। हालांकि ग्रुप थ्योरी आपके तो सिलेबस से बहुत बाहर की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें ये देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कुछ इस तरीके के होंगे। हमने कोई भी सेंटर लिया, सेंटर से अगर हम ऊपर की साइड चलेंगे तो हमें नीचे, मैं थोड़ा सा ढंग से बना देती हूँ इसको, ये हमारा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये हमें इस तरह से देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मेटल एटम होता है, यहाँ पर लीगेंड है, ये भी लीगेंड है, ये भी लीगेंड, और ये भी लीगेंड। सेंटर से अगर हम ऊपर की साइड चल रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर नीचे चलेंगे तो हमें कोई लीगेंड नहीं मिल रहा। मैं इससे इस लीगेंड की तरफ चल रही हूँ, तो मैं इसके पीछे की साइड चलूंगी तो मुझे कोई लीगेंड नहीं मिलेगा। मैं अगर इधर की साइड चल रही हूँ सेंटर से इस लीगेंड की तरफ, तो इससे इधर चलूंगी तो मुझे कोई लीगेंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लाइंस खींच रहे हैं, हमें सेम पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या सेम लीगेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसलिए हम जी वर्ड जो है हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। तो हम सिर्फ जी लेटर हम यहाँ नहीं यूज करें। तो ये ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम खाली T2 लिखते हैं 3 ऑर्बिटल्स के लिए, और E लिखते हैं खाली 2 ऑर्बिटल्स के लिए। तो E और T2 का मतलब वही होगा, T का मतलब तो वही ट्रिपली डीजनरेट, 2 का मतलब d ऑर्बिटल्स, और E का मतलब डबली डीजनरेट। तो 2 ऑर्बिटल्स ऐसे जिनकी एनर्जी सेम है, और T मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको T2G और EG का मतलब और जिरेट का मतलब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता था? नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि चलिए स्प्लिटिंग तो हो गई, अब स्प्लिटिंग होने के बाद हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम, एटम के पास जितने भी डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे ऑक्यूपाई स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे
तो सबसे पहले क्या होगा, वो हुंस रूल क्या बोलता था, पहले वो सिंगली फिल्ड होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब उसके बाद वो पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हुंस रूल को ये फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस थ्योरी टोटली रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं कोई कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखाई जा रही है। मेटल के ऑर्बिटल्स और लीगेंड के ऑर्बिटल्स में कहीं कोई ओवरलैपिंग शो नहीं हुई है। मेटल यहाँ पर सिंपल जो हम दिखा रहे थे जो थ्योरी में, वो ये रूल्स आउट का मतलब कि वहाँ ये मानती नहीं है कि ये थ्योरी ये नहीं मानती कि कॉम्प्लेक्स में कोई कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेशन इन्होंने दिखाया, और डी ऑर्बिटल्स, ये तो एक्चुअली मेन तो यहाँ पर सिर्फ ये बताती थी कि डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लीगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। और क्योंकि शुरू में ही हमने बोला कि ये थ्योरी ये भी मानती है कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्योंकि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन है बस वो इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर कहीं कोई ओवरलैपिंग तो बताई नहीं गई, इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं मानती। और लास्ट पॉइंट इसमें है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन क्वांटिटेटिवली बी नोन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC हम शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए जो हमने पहले पढ़ी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें यह था कि हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्वांटिटेटिवली नहीं बता पा रहे थे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे थे वहां पर, लेकिन यहां पर हम CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम CFSC को कैलकुलेट करें। अब ये CFSC को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताई जा सकती है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द नंबर ऑफ लीगेंड्स। और ये CFSC का मैग्नीट्यूड यानी कह सकते हैं कि CFSC की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी, एक तो लीगेंड्स के नंबर और नेचर पर, और साथ ही साथ ये डिपेंड करेगी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर भी होने चाहिए। तो एक तो आपको सबसे अच्छी चीज इसमें जो याद करनी है, एक तो डी ऑर्बिटल्स की क्या शेप आती है। देखिए ये जो डी ऑर्बिटल्स, प्लानर ऑर्बिटल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कौन से हैं और एक्सियल कौन से हैं। तो जो प्लानर ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे T2G, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G ऑर्बिटल्स होंगे, और अगर टेट्राहेड्रल है तो T2 ऑर्बिटल्स लिखेंगे इनके लिए, और एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे EG होंगे या फिर E होंगे। तो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा ये कि ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, तो ये T2G और EG का क्या मतलब है वो आपको मैंने बता ही दिया है, तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं इसको इस तरीके से। तो आज के लिए तो ये इतना काफ़ी है। बाकी हम अब धीरे धीरे करके हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक